नमस्कार, मैं डॉक्टर सुलक्ष्मी तोष्णीवाल फ्रॉम एसडी गवर्नमेंट कॉलेज ब्यावर। बच्चों, आज हम देखेंगे कि जो प्राइसिंग की जाती है, तो प्राइसिंग के पीछे हर जो इंस्टीट्यूट होती है उसका एक ऑब्जेक्ट होता है। तो उस ऑब्जेक्ट में उसका रहता है कि वो किसको बेस मान करके अपना प्राइस डिसाइड कर रही है। अब उसका कभी मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना हो सकता है, कभी अपना सेल्स वॉल्यूम बढ़ाना हो सकता है, कभी उसका जो अपने में जो पोजीशन है उस पोजीशन पे एज इट इज़ रहने का उद्देश्य भी हो सकता है। तो हर इंस्टीट्यूशन का एक अपना उद्देश्य होता है और उस ऑब्जेक्ट के साथ साथ में वो उस समय की जो कंडीशंस है उसके अकॉर्डिंग वो डिसाइड करती है कि उनको अपना ऑब्जेक्ट क्या रखना है। तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने जो एक बार ऑब्जेक्ट डिसाइड कर लिया वो ही ऑब्जेक्ट इसका बना हुआ रहेगा, वो चेंज भी होता रह सकता है, परंतु उनका कोई ना कोई एक ऑब्जेक्ट अवश्य होता है। तो अपन इस ऑब्जेक्ट को कह सकते हैं कि वो जो लक्ष्य निर्धारित कर रहा है, तो उसको मैंने आपको बताया कि कुल 4 भागों में बांट सकते हैं। तो पहला हो गया प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑब्जेक्ट, फिर हो गया सेल्स ओरिएंटेड, फिर हो गया स्टेटस क्वो ऑब्जेक्टिव, और जो इसमें नहीं आ पाए उनको अपन अदर्स में स्टडी कर लेंगे कि वो किस तरह से अपना ऑब्जेक्ट डिसाइड करती है। अब अपन इसमें सबसे पहले लेते हैं प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑब्जेक्ट। तो इस प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑब्जेक्ट में अपन जनरली यदि देखते हैं तो हर इंस्टीट्यूशन, जो भी कॉमर्शियल इंस्टीट्यूशन है, तो वो अपने आप को सर्वाइव करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए उसको लाभ होना जरूरी है। तो अब देखिए कि ये जो प्रॉफिट ओरिएंटेड है, या प्रॉफिट गेन करना हर इंस्टीट्यूशन का ऑब्जेक्ट होता है और वो इसके लिए कार्य करती है। अब देखिए वो प्रॉफिट किस तरह से गेन करना चाहती है। तो ये प्रॉफिट गेन करने का तरीका, उसका क्राइटेरिया फिक्स करने का तरीका सबका अलग अलग हो सकता है। तो ये जो डिफरेंट क्राइटेरियाज हैं उसको अपन अलग अलग हेडिंग्स में देखेंगे। तो इसमें अपन सबसे पहले देखते हैं जैसे मैक्सिमम प्रॉफिट गेन करना ऑब्जेक्ट। अब इस ऑब्जेक्ट में देखेंगे कि उनको जो वो प्रोडक्ट मार्केट में दे रही है, उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट किया है, जो प्राइस डिसाइड कर रही है, तो उनका रहता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कैसे ले सकते हैं। तो इसके लिए उन्होंने ये, वैसे अपन देखा जाए तो ये प्राचीन ऑब्जेक्ट यही था कि जो भी कॉमर्शियल इंस्टीट्यूशन स्थापित होती थी तो वो अपने ऑब्जेक्ट के लिए कार्य करती थी और उसका उद्देश्य यही रहता था कि मैक्सिमम प्रॉफिट उसका अर्न हो जाए और वो प्रॉफिट गेन करती जाए और आगे बढ़ती जाए। परंतु ये उस समय पॉसिबल था, तब जनरली मोनोपोली की स्थिति होती थी और मार्केट में जो प्रोडक्ट थे वो कम मात्रा में थे। तो जो कस्टमर्स थे वो ये सोचते थे कि उनको बस प्रोडक्ट मिल जाए, तो वो प्रोडक्ट लेने के लिए, जैसे पहले स्कूटर लेना होता किसी को, तो स्कूटर के लिए उसको बुकिंग करानी पड़ती थी और वो बुकिंग में उसका कई समय बाद में उसका नंबर आता था और वो उस प्रोडक्ट का वेट करता था। परंतु आज की स्थिति बदल गई है। आज अपने को यदि कोई स्कूटर लेना है, कोई 4 व्हीलर लेना है, कोई भी ऑटोमोबाइल लेना है, तो अपने आज दिमाग में आया कि अपने को लेना है और अपन अभी उसको लेकर के आ सकते हैं। तो मतलब मार्केट में जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी अवेलेबिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो इस तरह से अब उनको कंज्यूमर्स का ध्यान रखना ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। तो इसमें वो देखते थे कि जो मार्जिनल कॉस्ट है और जो मार्जिनल रेवेन्यू है कि वो कम से कम दोनों एक दूसरे के बराबर रहे, तभी उनका जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमम हो सकता है। तो इसके लिए मैंने आपको बताया कि सबसे पहले तो इसका एकाधिकारी की स्थिति का होना ज़रूरी है और मार्केट में बहुत सारे कस्टमर्स हो कि वो उन कस्टमर्स को अपना माल आसानी से विक्रय कर सकता है। फिर दूसरा, परंतु वर्तमान के जो विद्वान है या वर्तमान की जो ट्रेंड है उसके अकॉर्डिंग यदि अपन मानते हैं तो इस ऑब्जेक्ट को सही नहीं माना जाता है। अब इसको सही नहीं मानने का पीछे कारण है कि वर्तमान समय में सोशल ऑब्लिगेशन या सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी की टर्म ज़्यादा चल रही है। तो जब अपन एक तरफ तो अपन कह रहे हैं कि सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करनी चाहिए किसी भी इंस्टीट्यूशन, कॉमर्शियल इंस्टीट्यूशन को, दूसरी तरफ अपन कह रहे हैं कि वो मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करें, तो ये दोनों जो बातें हैं वो एक नदी के 2 अपोजिट किनारे हैं।
तो दोनों एक साथ नहीं हो सकता है। तो वर्तमान समय में इस पॉलिसी को इतना सही नहीं माना जाता है। दूसरा अपन ये माने कि इसमें मोनोपोली का होना आवश्यक था, परंतु वर्तमान समय में मोनोपोली नहीं हो सकते, कोई भी व्यक्ति एकाधिकारी स्थिति में नहीं होता है। तो और दूसरा, ऐसे कई सारे एक्ट्स बन गए हैं, रूल्स रेगुलेशंस गवर्नमेंट की तरफ से हो गए हैं कि कोई भी अपनी मोनोपोली स्थापित नहीं कर सकता है और वो इसलिए वो अधिकतम लाभ गेन नहीं कर सकता है। तो उसको वो इतना कर सकता है, मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू, इसको वो पूरा कर सकता है ताकि वो लॉस की स्थिति में नहीं जाए और एक सामान्य प्रॉफिट वो अर्न करता रहे। अब ये तो हो गया मैक्सिमम प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑब्जेक्टिव। सेकेंड अपन देखेंगे इसके स्कीमिंग द ग्रीन पॉलिसी। अब इसमें होता है कि जो मूल्य निर्धारण किया जाता है तो उसमें माना जाता है कि वो मार्केट से स्टार्टिंग डेज में वो जितना प्रॉफिट प्राप्त कर सकता है उतना प्रॉफिट प्राप्त कर ले। परंतु ये स्थिति कब होती है? जबकि कंपटीटर्स नहीं हो, वो प्रोडक्ट मार्केट में बिल्कुल नया आया हो और वो प्रोडक्ट बिल्कुल यूनिक किस्म का हो कि वैसा प्रोडक्ट मार्केट में नहीं है, उसके जो फीचर्स हैं वो फीचर्स लोगों को इतने अच्छे लगे कि वो उसको लेने के लिए तैयार हो जाए। तो इसके ऐसे प्रोडक्ट की जो इनिशियल रेट है वो ज़्यादा रखी जाती है और इनिशियल ज़्यादा रेट होने से वो उसके फीचर्स के कारण से, उसकी यूनिकनेस के कारण से सारे जो कस्टमर्स हैं उसको लेने के लिए तैयार हो जाता है और वो उसकी हाई प्राइस रखता है। तो मार्केट से वो जितना प्रॉफिट ले सकता है वो उतना प्रॉफिट ले लेता है। परंतु अपन देखते हैं कि वर्तमान समय में जो एकाधिकारी की स्थिति है वो लंबे समय तक नहीं रहती है। धीरे धीरे कंपटीटर्स मार्केट में आना शुरू कर देता है। तो जो कंपटीटर्स आना शुरू होंगे तो वो उसको कंपटीशन फेस करना पड़ेगा और जब वो कंपटीशन को फेस करेगा तो कंपटीशन फेस करने का रिजल्ट क्या होगा कि उसको अपने प्रोडक्ट की प्राइस को थोड़ा सा डाउन करना पड़ेगा। तो डाउन करना पड़ेगा मतलब कि वो भी जो और कंपटीटर्स फेस कर रहे हैं और कंपटीटर्स जो अपना मूल्य रख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग भी उसका मूल्य रखना पड़ेगा। परंतु स्टार्टिंग में जब वो नया प्रोडक्ट आया तब उसने मार्केट से वो जितना प्रॉफिट गेन कर सकता था उतना प्रॉफिट उसने गेन कर लिया। तो इसलिए इसको मलाई उतार पॉलिसी भी कहा जाता है। तो ये पॉलिसी केवल ऐसी जो एकाधिकार वाली स्थिति है या कोई नया प्रोडक्ट आया है और वह बाजार में भी और उसकी दूसरे स्थानापन्न प्रोडक्ट नहीं है तो उस स्थिति में ये पॉलिसी काम में आती है। अब थर्ड अपन देखेंगे अचीविंग द टारगेट रिटर्न। अब इसमें कि जो टारगेट रिटर्न कि अब कोई भी अपना डिसाइड कर लेता है कि उसको लगभग कितना रिटर्न मिलना चाहिए, तो वो जैसे अपने सेल पर डिसाइड कर सकता है कि उसका टारगेट रिटर्न क्या हो। तो वो जैसे उसने अपना कर लिया कि उसको लगभग 20% प्रॉफिट मिलना चाहिए, उसको 10% प्रॉफिट मिलना चाहिए, तो वो अपनी जो सेल प्राइस जो रखेगा तो उस सेल्स प्राइस पे वो 20% प्रॉफिट ऐड करके उसको मार्केट में प्रस्तुत करेगा। तो इस तरह से उत्पाद की लागत जो कॉस्ट आती है उस कॉस्ट में उसका जो अचीविंग टारगेट है प्रॉफिट का तो उस टारगेट को वो उसमें ऐड कर देगा और ऐड करके वो उसकी अपनी सेलिंग प्राइस रखेगा। तो इस तरह से जितना उसने सोच रखा उतना प्राइस वो ले सकता, परंतु कब ले सकता है जबकि मार्केट में अन्य जो कंपटीटर्स हैं उसके साथ में वो मैच कर रही है प्राइस। यदि उसकी प्राइस ये बहुत ज़्यादा ऊंची हुई तो वो कंपटीशन से आउट भी हो सकता है। तो इस तरह से एक ही हो गया। फिर दूसरा अपन इसी के साथ का देखते हैं अचीविंग द टारगेट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अब जैसे वो ये भी सोच सकता है कि उन्होंने जितना इन्वेस्टमेंट किया है तो उस इन्वेस्टमेंट का एक सर्टेन परसेंट उनको मिलना चाहिए। तो वो सर्टेन परसेंट के लिए वो क्या करेगा, उसके लिए उसका इन्वेस्टमेंट है उस इन्वेस्टमेंट का एक परसेंटेज फिक्स कर लेगा कि उसको कम से कम वो परसेंट तो मिलना ही चाहिए। और वो इन्वेस्टमेंट का जो परसेंट है उसको पर पीस के हिसाब से उसको डिवाइड करके और
उस प्रोडक्ट की प्राइस को डिसाइड करेगा। तो इस तरह से ये पॉलिसी अपनाई जाती है, परंतु ये कौन अपना सकता है? जो कि जो प्रोडक्शन यूनिट है वो लीडिंग कर रही है, वो लीडर की स्थिति में है और उसका प्रोडक्ट ऑलरेडी लोग जो कस्टमर्स हैं वो पसंद कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में वो इस पॉलिसी को अडॉप्ट कर सकती है और मार्केट में अपना प्रोडक्ट दे सकती है। फिर आता है अपना अर्न रीजनेबल प्रॉफिट। अब ये पॉलिसी सबसे अच्छी मानी जाती है कि वो न तो प्री डिसाइडेड प्रॉफिट अर्न करे, चाहे वो इन्वेस्टमेंट पर हो चाहे उसकी सेल्स पर हो, पर उनको एक प्रॉपर प्रॉफिट मिलना चाहिए। प्रॉपर प्रॉफिट से मतलब हो गया कि इतना प्रॉफिट तो हो कि वो जो इंस्टीट्यूशन है वो कॉमर्शियल इंस्टीट्यूशन मार्केट में सर्वाइव कर सके। यदि उनको इतना प्रॉफिट ही नहीं मिला कि वो सर्वाइव ही नहीं कर सकती है, तो उस कंडीशन में उसको वो बंद हो जाएगी इंस्टीट्यूशन। तो इस तरह से उनको एक प्रॉपर प्रॉफिट तो मिलना ही चाहिए। अपने आप को जीवित रखने के लिए, कंपटीशन में फाइट करने के लिए उसको ये होना जरूरी होता है। तो इस तरह से वो एक उचित प्रॉफिट कमाती है और वो उसको सेटिस्फैक्शन भी देती है। इसके बाद अपन देखते हैं मिनिमाइजिंग द लॉस। अब कई बार ऐसा होता है कि अपन ने देखा कि वो मैक्सिमम प्रॉफिट तय करना चाहती है, कई बार वो मलाईदार पॉलिसी तय कर लेती है, परंतु कई बार अपन देखते हैं कि वो टारगेट चाहे इन्वेस्टमेंट पे चाहे सेल्स पे वो डिसाइड कर लेती है, परंतु कई बार उसकी स्थिति ऐसी हो जाती है कि उसको प्रॉफिट ही नहीं मिलता है, कंपटीशन को फेस करना पड़ता है। तो उस कंपटीशन को इस फ्यूचर की आशा में कि हो सकता है कि फ्यूचर उसका काफ़ी ब्राइट होगा, उसकी अच्छी सेल्स बढ़ जाएगी, उसका सेल्स वॉल्यूम बढ़ेगा, तो वो वर्तमान में अपने आप को सर्वाइव करने के लिए कि वो मार्केट में तो कम से कम बनी हुई रहे इंस्टीट्यूशन, तो इसके लिए वो करती है कि वो मिनिमम लॉस हो, कि उसको लॉस परसेंटेज उसका मिनिमम हो। तो जब लॉस परसेंट नहीं होगा तो वो नो लॉस नो प्रॉफिट पर भी कुछ समय तक कार्य करेगी और इस आशा में कुछ न कुछ अपने उसमें कंसर्न में नोवेशन करती रहेगी, अल्ट्रेशन करती रहेगी कि इस तरह से उसको कुछ न कुछ समय बाद में उसका प्रोडक्ट का प्रॉफिट बढ़ जाए। तो इस तरह से अपन ने देखा कि जो प्रॉफिट ओरिएंटेड जो ऑब्जेक्ट होता है उसके अंतर्गत वो प्रॉफिट को आधार मान करके कार्य करती है। थैंक यू।